बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन, 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान की दस्तूर साल असम्बली का पहला इजलास हुआ था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानियों से पहली मरतबा मुखातिब हुए थे। वो तकरीर इस वक्त मेरे सामने है जो कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को की थी। इसके बहुत से हिस्से मुख्तलिफ किताबों में दर्ज है, मुख्तलिफ जगहों पर इनका हवाला दिया जाता है, लेकिन एक चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये वो चीज है जिससे ये साबित होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान क्या था, वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को फरमाया, अब आप आजाद हैं, इस मुमलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में जाएं, आपका किसी मजहब, जात पात या अकीदे से ताल्लुक हो, कारोबार मुमलकत का इससे कोई वास्ता नहीं। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान था, लेकिन बदकिस्मती से यह तस्वुर पाकिस्तान कहीं खो गया है। हम आज के दिन कोशिश करेंगे कि इस तस्वुर को दोबारा तलाश करके कौम के सामने रखें और कौम को यह बताएं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानियों को तकसीम नहीं करते थे। उनकी नजर में नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी भी उतना ही अहम था जितना मुसलमान पाकिस्तानी था। और ये वो नुक्ता है जो हम आज के दिन आपके सामने रखना चाहते हैं। 15 अगस्त है, पाकिस्तान को बने हुए आप समझे कि एक दिन गुजर चुका है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्या सोच थी माइनॉरिटीज के बारे में हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ भी हैं, कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। सरदार चरणजीत सिंह हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के बानी मेंबर हैं और सिख कम्युनिटी के साथ इनका ताल्लुक है। जयसालक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, अवामी मसीहा पार्टी के साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इनका ताल्लुक रहा। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, हकीकत तो ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो 23% नॉन मुस्लिम्स इस मुल्क में रहते थे। मिनॉरिटीज के जो लोग थे उनकी तादाद 23% थी। आज वो कम होती होती 5% पे आ गई। ये लोग कहाँ चले गए हैं और ये पाकिस्तान को क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज ये कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ और एक इंडिपेंडेंट एक मुल्क बना, उस वक्त 23% नॉन मुस्लिम सिटीजन से यहाँ पे पाकिस्तान में, और 11 अगस्त की जो पहली जो असेंबली थी जिसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो खिताब जो किया था, उसने जरूरी समझा, क्योंकि उसने जरूरी ये समझा कि ये जो खिता है, जो जोग्राफिकल पोजीशन थी पाकिस्तान की, उस वक्त सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी, पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी, पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा थी, केपीके में ज्यादा थी, बलूचिस्तान में हिंदू कम्युनिटी। उन्होंने महसूस किया कि ये जो इलाका है जोग्राफिकली उस वक्त कि भाई यहाँ पे मैं ऐसी स्टेटमेंट दूं जो एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे जरूर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, मगर ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे जितनी भी कौमें रहती हैं ये एक अमन के लिए मुल्क ये बना है। सब पाकिस्तानी है, ये सारे पाकिस्तानी है, ये इक्वल सिटीजन है, ये अपने मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में उसी तरीके से जा सकते हैं। बेसिक राइट सबके एक होंगे। और यही वजह थी, उनका एतमाद इतना था स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। आपने देखा कि जोगिंदर नाथ, उसको उसने कहां तक पहुंचाया? पाकिस्तान के पहले वजीर कानून, पाकिस्तान की पहली असेंबली के स्पीकर, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, वो कश्मीर जो उस वक्त भी डिस्प्यूट, उसके भी चेयरमैन उन्होंने उसको बनाया। आप इवन कराची के अंदर, जब कराची कैपिटल था, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रहने के लिए भी मेहता पैलेस जो था वो भी हिंदू प्रॉपर्टी थी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वहां पे उनको रहे। मतलब एक इतना मोहब्बत वाला था। मगर शुरू से ही ये जो है ना, अब ये फरमाइए आप कितने परसेंट माइनॉरिटीज कितने इस वक्त 5% है और 5% के अंदर 23% से 5% पे 5% पे आगे हैं। और 5% ये 69 ईयर्स के अंदर जो हमारी पॉलिसीज जो चली, और स्पेशली 70s के बाद, क्योंकि उसी वक्त भी चौधरी मोहम्मद अली ने, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त भी इनकी बातों के ऊपर जमायत इस्लामी की तरफ से वो स्टेटमेंटें आना शुरू हो गई थी कि ये इस्लाम के नाम पे बना है। और उसी वक्त भी जो है ना, इसी 11 अगस्त को की स्पीच को ऐसा नहीं बनाया गया। और इवन आज भी 11 अगस्त की स्पीच को नई नेशनल असेंबली का ऐसा बनाया, नहीं हमने करिकुलम का ऐसा बनाया, जो थीम और जो देखिए ये जो स्पीच है, देखिए कायद-ए-आज़म की जो स्पीच है वो मेरे पास भी है और अल्फाज बड़े वाज़ेह और बड़े खूबसूरत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उसका एक जो हिस्सा है मैं आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि अब आप आजाद हैं। ये 11 अगस्त 1947 को कहा उन्होंने कि अब आप आजाद हैं, इस मुमलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में,
آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہوگا، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. کتنے کلیئر لائن. یہ 11 اگست کی جو اسپیچ تھی، آپ کو میں بتاؤں، ڈان اس وقت ایک نیوز پیپر آتی تھی، ڈان نیوز پیپر، انہوں نے 12-13 کو نہیں آئی، 15 تاریخ کو جب ریلیز ہوئی، وہ ڈان کی آج تک ہسٹری میں وہ اسپیچ پڑی ہوئی ہے. اور نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہاں سے بھی میں نے یہ اسپیچ دیکھا، وہاں پہ بھی یہ اسپیچ، باقی انہوں نے کافی جگہ پہ اس اسپیچ کو کوٹ بھی نہیں کیا. جی سالک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کرسچن کمیونٹی کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے کرسچنز ہیں اس وقت پاکستان میں، اور آپ کیا پاکستان میں سیف محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے پاس یعنی اعداد و شمار تھے، جب ہمارے ووٹ جو ابھی پچھلے دنوں میں جو الیکشن ہوئے تھے، جس پہ اس میں 4 نشستیں جو تھی وہ ہندو کمیونٹی کو دی گئی تھی، 4 نشستیں جو تھی وہ کرسچن کمیونٹی کو دی گئی تھی. اس لحاظ سے جو ہمارے پاس ووٹ، جو رجسٹرڈ ووٹ تھے، وہ اس وقت 7.5 لاکھ روپے کا، کیونکہ 7.5 لاکھ ووٹ تھے اور 7 لاکھ تھے. یعنی یہ جو اعداد و شمار ہم نے، کیونکہ لسٹیں خریدی تھی اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے. باقی جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے وہ تو میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. لیکن اس کے بعد یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تقریباً 4% لوگ، یعنی 4 گنا ووٹ نہیں بھی بنے تھے. اس لحاظ سے میں سمجھتا، اور ایک نشست جو تھی یعنی سکھ کمیونٹی. لیکن سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ کرسچن کمیونٹی بہت سٹرانگ ہے پاکستان میں، اور ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جہاں تک جانا چاہیں جا سکتے ہیں پاکستان میں، سیف بھی سمجھا جاتا ہے، چرچز بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے فار کرسچنز؟ دیکھیں، بات یہ کہ وہ کرسچنز جو ہیں وہ اپنے رائٹس جو ہیں وہ مطلب کہ کھل کے ڈیمانڈز کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، میں 7 دفعہ جیل جا چکا ہوں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے کوئی بیک تو نہیں، کوئی انٹرنیشنل تو نہیں بیک میری کوئی. آپ جا کے میرا یہاں پر آپ ساری زندگی مجھے آپ دیکھتے رہے ہیں. تو بات یہ کہ میں 7 دفعہ جیل جا چکا ہوں، ہاتھ کڑیاں الٹی مارشل لا کے خلاف لگوا چکا ہوں. لیکن سر وہ پولیٹیکل وجوہات تھے نا، وہ سیاسی وجوہات تھے، اس کا آپ کے مذہب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، مذہب کے حوالے سے نہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں، ہم یعنی ہم جدوجہد کرنے میں تو جدوجہد کرنے میں اس لیے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے یہ ملک کو مالک سمجھتا ہوں. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا، میں اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ میں اس ملک کا مالک ہوں. یہ جو ہم نے جو پاکستان مل کر بنایا، یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ یعنی ہمیں کوئی. سالک صاحب، پاکستان ہر پاکستانی کا ہے. بالکل. وہ کرسچن ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے یا وہ مسلمان ہے، اگر اس کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، اگر وہ اس ملک کا شہری ہے، تو یہ پاکستان اس کا ہے. ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں. سردار سے یہ فرمائیے گا کہ ہندو کمیونٹی کے ظاہر ہے وہ بھی کو بہت اعتراضات ہیں اور کچھ انسیکیورٹیز بھی ہیں، اسی طرح کرسچن کمیونٹی کی بھی ہیں. یہ سردار جو سکھ ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ چودھری صاحب، سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا آپ کا. سکھ کمیونٹی کی زیادہ تعداد جو ہے وہ سن 47 سے پہلے کی، ہم لوگ جتنے بھی سکھ کمیونٹی پاکستان میں ہے وہ مائگریٹ نہیں ہے. یہ 3 جو بڑے ایجنسی تھی، اورکزئی ایجنسی، قرم ایجنسی اور خیبر ایجنسی، ان میں یہ لوگ پہلے سے تھے. لیکن اگر سیکورٹی ایشو پہ دیکھا جائے تو 2015 کا سال خاص کر پشاور میں، کیونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے، KPK سے ہے، تو ہمارے لیے اچھا نہیں رہا. اب یہ کہا سکھ صرف پشاور میں رہ گئے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس ٹائم آپ کو بلوچستان میں بھی ملیں گے، آپ کو سندھ میں بھی ملیں گے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، سوات ویلی میں بھی ملیں گے. لیکن صورتحال کو دیکھ لے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ سکھ مائگریٹ ہو گئے. میں اس بات کو بھی نہیں مانتا ہوں. ٹوٹل سکھ کتنے اس وقت پاکستان؟ 16,000 سے لے کے 20,000 کے قریب. جب پاکستان بنا تھا تو کتنے تھے؟ بہت زیادہ تھے اس ٹائم تو پورا پشاور آپ دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، ہر جگہ پہ سکھ لوگ تھے. اچھا، وہ مائگریشن جو تھی، ایک تو آزادی کے فوراً بعد مائگریشن ہوئی یہاں سے، پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے بہت سکھ کمیونٹی انڈیا چلے گئی. اسی طرح وہاں سے مسلمان یہاں پہ تشریف لے آئے، پاکستان آ گئے. سر، اس کے بعد 1947 کے بعد 1960 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں کتنے % سکھ باہر گئے، پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے پاکستان سے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے سن 47 میں رہ گئے نا، وہ لوگ کوئی بھی آج تک نہیں گیا. جو یہ 3 جو بڑی ایجنسیاں ہیں، قرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، اور یہ اسی میں یہ لوگ رہ کے گئے ہیں اور نہیں گئے، اور آج بھی وہ ادھر ہی ہیں، کہیں بھی نہیں گئے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گردوارے سیف ہیں اور آپ کی کمیونٹی اس وقت سیف ہے؟
कामयाबी के आगे बढ़ने के गुरुद्वारे की मौके तो बहुत हैं। गुरुद्वारे को अगर हम कह दें बात तो माशाल्लाह सेफ इसलिए है कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनी हुई है वो पूरा केयर उसका कर रही है, गुरुद्वारों का ख्याल रख रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का है तो वो तो जाहिर बात है कि हमें इतराज़ात भी हैं उस पे, इस इशू पे, क्योंकि आज देख लें 2015 में 8 से लेके 10 सिखों को टारगेट किया गया है, टारगेट किलिंग में मार दिया गया है, वो सब कारोबार से वाबस्ता थे। आपका तो एक एमपीए जो है वो नहीं उससे पहले जी काफी लोग हुए हैं हमारे सिख लोग जो ताजिर हैं, हमारे ज्यादातर लोग जो हैं वो कारोबारी लोग हैं, कारोबार से वाबस्ता हैं, अपनी अपनी शॉप्स में अपनी अपनी दुकानों में उसको टारगेट करके मार दिए गए। अच्छा ये फरमाइएगा सरदार साहब के फ्यूचर में आप ये समझे 10 साल बाद पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं आप उनको किस लेवल पे देखते हैं? आप महसूस करते हैं कि उनकी तादाद में इजाफा होगा या उनकी तादाद कम हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेहतर हो जाएंगी या अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, क्या महसूस करते हैं आप? उम्मीद तो मेरी ये है कि इंशाल्लाह ज्यादा होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारी धरती माँ है और बहसियत एक सिख मैं पाकिस्तान की धरती पे इसलिए भी फख्र करता हूँ कि गुरु नानक साहब की जय पैदाइश जो कि ननकाना साहब पाकिस्तान में है और गुरु नानक साहब की जय वफात जो है वो भी पाकिस्तान जिला शकरगढ़ नारोवाल करतारपुर में है। तो पाकिस्तान की धरती अब इससे अंदाजा लगा लें कि सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए वो कितनी मुकद्दस है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जो 10 साल हैं ये बढ़ेगी और कम नहीं होंगी। मेन चीज ये है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हल क्यों नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ उसके प्रॉब्लम नहीं हम हल होने की वजह हम खुद है। वो कैसे कि जो सिस्टम दिया गया, एक तो ये कि माइग्रेशन का मैं आपको सिस्टम क्लियर बताऊं कि 47 में जो स्पीच आने के बाद काफी लोग यहाँ पे रह गए, 56 के बाद जो है वो माइग्रेशन शुरू हो गई थी। 56 के बाद क्यों वजह 56 के बाद जो माहौल दिया गया वो माहौल ये दिया गया कि पाकिस्तान मतलब 11 अगस्त की जो कायदे-ए-आज़म की जो स्पिरिट और विजन था उससे हम बिल्कुल हट गए थे। उस 56 के बाद जो 70 जब जैसे जनरल ज़िया की हुकूमत आई उस टाइम तो हमें उसी जनरल धारा से ही निकाला गया कि भाई आपका जो वोट भी होगा वो भी एक सेपरेट वोट होगा, आप अपने नुमाइंदे को जरूर इलेक्ट कर सकेंगे, आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में नहीं आएंगे। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब आए तो मुशर्रफ साहब के टाइम पे फिर माइग्रेशन रुक गई क्योंकि मुशर्रफ साहब ने हमें दोबारा जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में हमें डाला। हकायक तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो बहुत सॉफ्ट थी मिनॉरिटीज के मामले में, उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और पाकिस्तान में ये बात नहीं करूंगा क्रिसमस मनाने का जो है जो रवायत है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने सियासी सतह पे शुरू की थी। देखिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में आने के बाद होना ये चाहिए था कि जो हमारी रिजर्व सीट थी उस वक्त 202 थी जनरल सीट, 202 से 272 हो गई, 70 सीटें बढ़ गई। हमारी एक तो सीटें बढ़नी चाहिए थी। दूसरी चीज ये कि हमें हमारे नुमाइंदे इलेक्ट करने का हक दिया जाना चाहिए था, वो हमें हक नहीं मिला। जब अभी मैंने 2002 में भी मैं असेंबली का हिस्सा था, अभी भी मैं असेंबली का हिस्सा हूं। मैंने अभी बहुत कोशिश की, 3 मरतबा मैंने ये असेंबली के अंदर बिल डाला कि जो हमारे, क्योंकि मुझे 9 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जो से लेटर आया चीफ जस्टिस साहब का कि आप हाजिर हो जाएं। मैं तस्दुक हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस थे, मैं वहां पे पेश हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे दुख होता है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी वफादार कम्युनिटी है और वो यहां से माइग्रेट हो रही है, क्रिश्चियन कम्युनिटी माइग्रेट हो रही है। मैं चाहता हूं कि यहां पे जो मसले मसाइल है उसका रिड्रेसल हो। मैंने कहा सर मैं वकील नहीं हूं। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आपको वकील मदद करेंगे, आप यहाँ पे केस। 16 हियरिंग हुई हमारी, 16 हियरिंग के अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया वहां पे। 19 जून 2014 को जजमेंट आई। जजमेंट के अंदर उन्होंने रिड्रेसल के लिए बताया कि कैसे माइनॉरिटीज जो नॉन मुस्लिम, माइनॉरिटीज तो कहना नहीं चाहिए, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी के प्रॉब्लम क्या है, उसका हल क्या है। जब हल के ऊपर हम गए तो पहली चीज जो है वो माइंड सेट है। ठीक है डॉक्टर साहब आप रुकिएगा, मैंने सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब आप कुछ फरमा रहे थे, आपका ख्याल ये है कि माइंड सेट को बदलना चाहिए? देखिए ना, उसी वक्त जब पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, उस वक्त भी चंद वो लोग थे जिन्होंने अपनी चीजें नाजिल की और उस वक्त जो भी कम्युनिटी थी उनको काफर का लकब दिया। आज भी केपीके के अंदर सेकंड दूसरी किताब, दूसरी जमात का जो बुक है ना, उसके अंदर नॉन मुस्लिम को काफिर लिखा गया। मैं जब लेके गया सुप्रीम कोर्ट में, जब किताब जाके दिखाया, मैंने कहा सर ये चीजें हैं, हम क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये मोहब्बत के लिए मुल्क बना था, ये अमन के लिए मुल्क बना था। ये ग्रीन कलर जो है ऑल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट जो है पीस को रिप्रेजेंट करता है। मगर ये यहाँ पे थ्योरी दी जा रही है कि भाई ग्रीन मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट माइनॉरिटी को। ये ऐसा नहीं है।
اور اسی میری پوائنٹس کے اوپر جو بھی ججمنٹ آئی اس ججمنٹ کے اوپر آج بھی کے پی کے اندر عمل درآمد وہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی چیز میری تھی کریکولم کے اندر تبدیلی، اس کے بعد تھا ریلیجیس پلیسز کی پروٹیکشن۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ ہمیں پولیٹیشین کو ہی حل کرنا ہے، مگر پولیٹیشین تب حل کریں گے جب وہ الیکٹڈ نمائندے اسمبلی میں پہنچیں گے، اپنا وزن ہوگا۔ یہ فرمائیے گا، ایک تو لفظ منارٹی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس پر پاکستان میں پابندی لگنی چاہیے، مسلم پاکستانی اور نان مسلم پاکستانی، یہ اتنا کافی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مزید ڈیوائیڈ کریں لوگوں کو۔ میرا ذاتی خیال یہ، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے قانون میں، قاعدے میں، آئین میں مزید ترامیم کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ سب سے پہلے جو میں آپ کی بات کہتا ہوں کہ ترمیمیں تو بہت ضرورت ہے، ڈیفینیٹ ضرورت ہے، لیکن جو فیصلے یعنی فیصلے سپریم کورٹ نے فل بینچ نے 5 اگست کو جو فیصلہ دیا ہے 2015 میں، اس پر عمل درآمد 1 سال ہو گیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جو مائنورٹی کا طریقہ کار جو ہے ہم غلط کر رہے ہیں، تعصب بڑھ رہا ہے، ہم ان کو دوسرے درجے کے شہری سمجھ رہے ہیں، یہ فل بینچ کا فیصلہ ہے 5 اگست کا، اس پر 1 سال ہو گیا، پارلیمنٹ نے ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا۔ آپ بتائیں کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سارا فرقہ واریت کی آپ نے آج تک ہمارے ملک میں کوئی نیشنل سینٹر موجود ہی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں، یعنی امریکن سینٹر موجود ہے، برٹش سینٹر موجود ہے، یعنی آپ کو پتا ہے 28 سینٹر ہوا کرتے تھے، اور یعنی آپ کو پتا ہے پاکستان میں 28 سینٹر تھے، الفلا میں بلڈنگ میں بھی ہوتا، یہاں پر بھی جب آپ کا نیشنل سینٹر، تو ہمیں نیشنل اسپرٹ ہی نہیں ہمیں پیدا ہو رہی، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیسے چینج ہوگا؟ یعنی مائنڈ سیٹ کے لیے کچھ، یعنی دیکھیں نا ابھی تک یعنی ہم نیشنلسٹ ہی نہیں بن سکے، ہم ذات پات نسل رنگ، اب مائنورٹی کے لفظ کو دیکھیں، مائنورٹی کا لفظ کو بیڈ نہیں ہے دنیا میں، مائنورٹی کا لفظ یو این او میں یوز ہو رہا ہے، مائنورٹی مینز کہ کم تعداد کے لوگ جو ہے ان کو، لیکن سر یہ جو یہاں پہ مائنورٹی جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ڈسکریمنیشن میں استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ڈویژن صرف یہاں تک نہیں ہے، جو مسلمان ہیں اس کے آگے پر ڈویژن ہے، مائنڈ سیٹ تو دیکھیں، وہ سنی مسلمان ہے، وہ اہل حدیث مسلمان ہے، اور وہ دیکھیں وہ بریلوی مسلمان ہے، مائنڈ سیٹ کو سر 1956 کا جب آئین بنا اس میں مائنورٹی کا نمائندہ کوئی نہیں تھا، 1962 کا آئین بنا اس میں مائنورٹی کا نمائندہ کوئی، 1973 کا جو آئین بنا اس میں مائنورٹی کا، 18ویں ترمیم جو ہی ہے اس میں مائنورٹی کا نمائندہ کوئی نہیں تھا۔ اب جب مائنورٹی کے نمائندے کو شامل ہی نہیں کیا، میں انہیں داد دیتا ہوں اس وقت کہ یہ اسمبلی میں رہ کے جس سسٹم کے تحت یہاں آئے ہیں اس سسٹم کی یہ اکیلے مخالفت کر رہے ہیں، اور میں سمجھا کورٹس بھی جا رہے ہیں، عدالتوں میں بھی جا کے یہ مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ یہ محب وطن ہونے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نیکسٹ پھر ایم این اے بن سکتے، لیکن جو ہمارے دوسرے مائنورٹی کے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے میں بھی سے الیکشن کے بغیر میں آ سکتا، میں 3 دفعہ قومی اسمبلی سے الیکٹ، آپ نے پہلی لفظ کہا کہ میں پیپلز پارٹی، میں نے پیپلز پارٹی کو ہرا کے میں نے لاسٹ 77,000 ووٹوں سے لاسٹ جب میں منسٹر بنا، میں نے اس وقت پیپلز پارٹی کو 77,000، میں نے کسی پارٹی کو 40 سال سے انڈیپینڈنٹ ہوں۔ بالکل صحیح۔ ہاں جی سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس ملک کو نان مسلمز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس ملک کو نان مسلم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جو رائٹس ہے، ابھی آپ نے خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو 11 اگست کا جو خطبہ ہے، وہ خطاب ہے، پاکستان میں آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں جائیں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہوگا، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ وہ خطاب تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بظاہر آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ہم پریشان ہیں، جو گردوارے ہیں، جو مندر ہیں، اس پہ ہمیں جانے کے لیے بھی کافی جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، ہم وہی پاکستان چاہتے ہیں کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 11 اگست کو کہا تھا، لیکن آج ہمیں وہ چیز مل نہیں رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم صحیح بالوطن پاکستانی ہیں تو ہمیں پھر ایک پلیٹ فارم پہ ہونا ہوگا، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر ایک سکھ جو گرنتھی ہے وہ اپنے گردوارے میں سب کا ایکول رائٹس جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہے، اور ایک مولوی ہے وہ مندر میں مسجد میں کہے، اور ایک پنڈت ہے وہ اسی طریقے سے، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے۔ دوسری جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی نصاب کی، ہمیں زیادہ درد جو دے رہا ہے وہ نصاب ہی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو تعلیمی نصاب ہے، اور اس پہ یہ بتائیے گا جو سرکاری سکول ہیں، کالجز ہیں،
उसके अंदर आपके मजहब सिख मजहब के बारे में या हिंदू मजहब उसकी तालीमात के लिए कोई गुंजाइश है? अगर बाकी में नहीं है होना तो ये चाहिए था कि जो कौमी हीरोज हैं उनके बारे में तो होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो हम ये कहते हैं। अब आप बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपको पता है शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह जिसके दौरे हुकूमत में जो दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक वक्त का बादशाह था, उसको जरूरत क्या थी कि वो चोरी करता? आज के जो नसाब में उसको ऐसे अल्फाजों से लिया गया है कि जी वो चोर थे, जब वो यहाँ से गए उसने हीरे जवाहरात लेके गए, तोड़ फोड़ किए। तो ऐसी बातों से जब एक उस्ताद और ज्यादा से ज्यादा जो कराकुरम में फिर तब्दीली के बारे में एक बच्चा, मैंने खुद मैट्रिक तक इस्लामियात पढ़ी है, अरबी पढ़ी है, लेकिन आज हमारे बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहते। वजह यह है कि वो कहते हैं कि हमें उस्ताद भी फिर उसी नजरिए से देखते हैं जो वो पढ़ाते हैं। ओके, आप ये महसूस करते हैं कि स्कूलों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है और ये खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल, हर पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझना चाहिए, उसे मुसलमान या गैर मुस्लिम पाकिस्तानी में तकसीम नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो मुख्तलिफ खबरें चल रही थी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी की तरफ से कि जबरदस्ती हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है, बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, उनका जबरदस्ती निकाह पढ़ा दिया जाता है, या आइली कवानीन जो है नॉन मुस्लिम्स के उसमें इंटरफेयर की जाती है, क्या ये बात दुरुस्त है? पहली चीज ये कि हमारा बेसिक राइट है कि हम अपनी बेसिक जो हमारी जो रिलीजियस एजुकेशन है हम पढ़ें, और हमें इवन एथिक्स भी जो है ना वो भी पढ़ाया नहीं जाता। हमें उसके लिए इस्लामियात पढ़ना पड़ता है कि भाई हमारे पास टीचर नहीं है। एक तो हमें बेसिक रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिलती। दूसरी चीज ये कि काफी हमारी जो कम्युनिटी है वो गुर्बत में जो गुजारती है, वहां पे उसको फोर्सफुली कैसे होता है, पहले उसको अगवा करते हैं, अगवा करके और उसके बाद कहते हैं कि ये कन्वर्ट हो गई। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा खवातीन 99% खवातीन, 1% जो है। और ये 2-3-4 लोग ऐसे हैं, 3-4 लोग सिंध के अंदर है। मेन जो ये प्रॉब्लम है वो सिंध के अंदर है, कोट की साइड पे, रेड की साइड पे, कराची में, मतलब 3-4 ऐसे लोग हैं जिनका काम ही ये है, जमसाबाद में, जिसका काम ये है कि वो कहते हैं कि आज हमने इतने लोग, आज हमने, मतलब कंपटीशन चल रही है कि हमने इतने लोगों को जो है कन्वर्ट मुसलमान बना। तो और जब बात आती है तो आके ओपनली कह देते हैं कि इस्लाम में जबर नहीं है। भाई इस्लाम मुझे पता है कि प्रीच से बड़ा है, हिंदू इज बॉर्न हिंदू, ठीक है, आप हमारे पास कोई जो है वो तब्दीली नहीं है, मगर आपको अगर इतना यकीन है, अगर आज कोई कन्वर्ट होना चाहता है, इस्लाम की तालीम लेता है, तालीम लेने के बाद दुनिया के दरवाजे खुले हैं, इस्लाम के दरवाजे से 1400 साल से खुले हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है, उसको बंद करके रख जाए। आज का भी मैं मिसाल दूं, एक शादीशुदा लड़की है, लड़का है, हमारा दोनों ये कुंडरी साइड पे रहते हैं, नबीसर में, वो दोनों एक कोली है, कच्ची कोली, दोनों कहां गए कहां नहीं गए। मैंने मुफ्ती नईम को फोन किया, बिनोरिया टाइम वाले को, उसने कहा सर मेरे पास जो आता है वो मैंने उसको कलमा पढ़ाता हूं, मैं रवाना कर देता हूं। उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया, अभी मुझे वो जवाब नहीं दे रहे। भाई वो दोनों शादीशुदा हैं, आप कैसे इस तरीके से करे हो? हब चौकी से एक हुआ, मतलब ऐसे बहुत सारे। सर अगर फर्ज करें कि कोई शख्स अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उस पर आपको कोई एतराज नहीं? बिल्कुल नहीं है सर, कोई इतराज नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब फोर्स कन्वर्जन होती है तो फिर इस पे दर्द होता है। जी हमें कम्युनिटी में भी हो रही है तो ऐसा बात पता है क्या, तब हम लोग डर जाते हैं, उसके ऊपर स्टेटमेंट देना डर जाते हैं। जब ऐसी बात आती है, यही मौलाना शिरानी साहब थे, जब इस्लामी नजराती काउंसिल में मेरे इन चीजों के ऊपर बहस हुआ, उसने कहा कि बिल्कुल नहीं। यही तारुल अशरफी साहब थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। सर एक वक्त था पाकिस्तान में चंद साल पहले तक के क्रिश्चियंस कम्युनिटी पे बहुत हमले होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात ये हुई है कि ये हमले रुक गए हैं, तो अब हार्मनी डेवलप हो रही है, और उसमें मेरा ख्याल ये है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का ज्यादा अमल दखल है कि आप लोगों ने बहुत सारे मामलात में बहुत हार्मनी क्रिएट की सोसाइटी के अंदर। आप ये महसूस करते हैं कि आने वाला वक्त जो है एक अच्छी सोसाइटी का वक्त होगा पाकिस्तान का, जिसमें सारे मजहब के लोग इकट्ठे रह सके? जी खुदा हमने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसे होगा। मैं पहली बात तो ये कह दूं कि ये जो तरीकाकार है, जो यानी क्रिश्चियन शादीशुदा खातून और शादीशुदा यानी मर्द दोनों जाएं और जाके पहले वो इस्लाम कबूल कर ले और 5 मिनट के बाद उनका निकाह हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो जाके थाने में इतला दे देंगे। यानी ये क्रिश्चियंस के साथ भी ये हो रहा है। और फिर उसके बाद वो जो सारा इंतजामिया होती है वो कहते हैं कि जी क्योंकि अब ये मुसलमान हो गए तो जनाब
آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. مطلب یہ ہے پہلی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ یہ ہماری کمیونٹی کے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کمپلین کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں؟ بڑی شکایت ہوتی ہے. کوئی شکایت کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ شکایت وہی ہوتی ہے کہ بھئی مطلب ہے کہ جناب ابھی پولیس کے پاس جاتے ہیں, عدالت کے پاس جاتے ہیں, اس کا لا یہ ہے کہ اگر نکاح کے اوپر نکاح, کوئی بھی نکاح ہو, اگر کرسچن نکاح کے اوپر مسلم نکاح ہوگا تو نکاح کے اوپر نکاح جو ہے کورٹ اسے 7 سال سزا دیتا ہے, لیکن جانے تک پہنچنے تک وہ ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے. اس لیے ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا, میری 67 ایج ہے, میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا, الیکٹڈ, سندھ سے ٹاپ کیا, پنجاب سے ٹاپ, پورے آپ کو پتا ہے میں 5 دفعہ الیکٹ ہوا, 2 دفعہ لاہور سے کونسلر ہوا اور نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ ہوں آفیشلی. میں ایک بات آپ کو, کہ جب تک آپ اپنے سٹائل کو جو ہے نا, سٹائل یہ پولیٹیکل سٹائل چینج کریں, یہ جو مطلب ہے کہ یعنی یہ جو مائنورٹی کو اگنور کر رہے ہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مائنورٹی کے ہمارا یعنی قائد اعظم کا یہ اصول جو ہے اس کی طرف آئیں کہ اقلیتوں کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی. اس طرف تو غور ہی نہیں کرے. پاکستان کی ہسٹری میں جائے نا, جب اس میں سالک صاحب, تو پاکستان کے شروع کے جو 30 سال تھے اس میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ مینارٹیز کے لوگ یا سر ظفر اللہ خان, دیکھیے بہت لوگ تھے. بڑی فہرست ہے کہ پاکستان میں آپ فوج کو لے لیں, پاکستان میں آپ ایئر فورس کو لے لیں, آپ پاکستان میں نیوی کو لے لیں, آپ گیم سپورٹس کو لے لیں, آپ عدلیہ کو لے لیں, آپ پالیٹکس میں لے لیں, آپ کیبنٹ منسٹرز کو لے لیں, ہر جگہ پہ آپ کو لوگ نظر آتے ہیں, ایون فلموں میں, ہر جگہ. اس کے بعد لیکن اب یہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کم کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ نے سر ظفر اللہ خان کون تھے, یعنی جنہوں نے جا کے مطلب یعنی ہیومن رائٹ کے چارٹر پہ سگنیچر کیے, مائنورٹی رائٹس کنہوں نے دیے؟ سر ظفر اللہ خان. سر ظفر اللہ خان جو آج ان کے جو رائٹس ہیں, دیکھیں منڈل صاحب جو ہیں وہ وزیر قانون, پاکستان کے شروع کے وزیر قانون, اور طویل عرصہ تک وزیر قانون رہے, حکومتیں بدلتی رہی لیکن وہ وزیر قانون بات یہ کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو یعنی ان کو یعنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر یہ اپنے اندر کچھ پیدا کریں برین, کیونکہ وہ سمجھتے نہیں مائنورٹی کو. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب رو رہے ہیں, کورٹس میں جا رہے ہیں, پارلیمنٹ میں رو رہے ہیں, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, پھر بھی اس کے باوجود. سردار صاحب یہ فرمائیے گا سر, سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, سیول ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اور گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, ان ڈپارٹمنٹس میں سکھ کمیونٹی نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں, مثلا کوئی ڈپٹی کمشنر بن گیا ہو, کوئی ایس ایس پی بن گیا ہو, فوج میں کرنل بن گیا ہو, بریگیڈیئر بن گیا ہو. جی بالکل, فوج میں میجر ہرچرن سنگھ آج کل میجر ہیں, وہ تو ایجوکیشن پہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کسی جگہ رکاوٹ نہیں ہے, لیکن سیٹیز نہیں ہے ہماری. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, زیادہ ان کو پتا ہوگا, وہی کوٹے کا سسٹم ہے, ہمیں ڈیوائیڈ کر گیا ہے کرسچن, ہندو اور سکھ, ان کا ایک ہی وہ ایک سیٹ ہوتی ہے, اس پہ جو جس کا زیادہ حق بنا, ایک نمبر بھی جس کا زیادہ ہوگا وہی اسی سیٹ پہ جائے گا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک, اگر وہ میڈیکل ہے, اگر وہ انجینئرنگ ہے, تو اس میں ہماری اپنی اپنی سیٹیں ہونی چاہیے. جیسا کہ میں جو وائس چانسلر رہے ہیں ڈاکٹر قبلہ اعظم, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پشاور یونیورسٹی میں انہوں نے اس وقت 100 سیٹیں ریزرو کر دی ہیں یہ جتنی بھی کمیونٹی ہیں ان کے لیے, اقلیتوں کے لیے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں اقلیتوں کے لیے سیٹس ہونی چاہیے اور موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اگر شخص اگر فرض کرے کسی ایک فیلڈ میں آیا تو ٹاپ تک جا سکے. جیسے رانا بھگوان داس تھے, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے, اس لیول تک جا سکتے ہیں. سیسل چودھری تھے, بہت سارے لوگ تھے سر پاکستان کے اندر جو بریک لیندے, بریک کے بعد سر واپس آتا, بریک اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی سالک صاحب آپ کچھ فرمائیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یعنی یہ 18ویں ترمیم میں پہلے یہ تھا 1973 میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تھا, اب یہ کہ 18ویں ترمیم میں کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو آپ ڈیولپ یعنی آگے جا رہے ہیں, پیچھے آ رہے ہیں, تو یعنی اس سے تعصب بڑھ رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ کہ ہمارا سب سے پہلے پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام اپارچونٹیز تمام پاکستانیوں کو لیں, ہاں یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بذریعہ انتخاب کے ذریعے نمائندے لائیں, اور ڈاکٹر صاحب نے کی فائٹ کو ہم یعنی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی فائٹ کی ہے. اور اگر نہیں کر سکیں گے ہم پھر یہ کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے, اور یعنی آپ نے کل دیکھا ہم لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جیلیں بھرو, موومنٹ بھی چل
सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि माइनॉरिटी राइट्स को वो उसमें साल साहब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले ही लोग बहुत सड़कों पे हैं। नहीं, हम पैदाइशी सड़कों पर हैं, सड़कों पे नहीं, हमारे कच्ची वादियों में अभी आपके हकूक के लिए हम सब यहाँ पे हैं, तो आपके हकूक की बात करेंगे सर, इस मुल्क में करेंगे बात, हम सब इक्वल हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तानी। जो साहब आपने आज यकीन जानो, आपके यानी आपने ये जो दिल खुश कर दिया कि आपने कोई माइनॉरिटी राइट्स पर खुल के बात कर रहे हैं और आप प्योरली माइनॉरिटी पर ही बात कर रहे हैं। सरदार साहब आपको भी मुबारकबाद। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि आप पहले जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त यहाँ पे मंदिर भी बहुत थे और गुरुद्वारे भी बहुत थे, चर्चेस भी बहुत थे। आने वक्त जो गुजरा तो आप ये महसूस करें कि उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, 365 गुरुद्वारे पाकिस्तान में हैं, जिसमें जो हमारे इस्तेमाल में हैं वो ज्यादा से ज्यादा 22-23 गुरुद्वारे इस टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। बाकी किसी में मदरसा बना है, किसी में दस्तकारी सेंटर है, किसी में क्या है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो गुरुद्वारे, आपको पता ही है, मुझे इस टाइम लाइव चल रहा है क्योंकि देखिए गुरुद्वारों की जमीनें बेची गई हैं, हाशमी के दौर में भी बेची गई हैं, ऐसे और भी बेची गई हैं गुरुद्वारों की जमीनें, और आज भी बिक रही हैं, कब्जे हो रहे हैं, कब्जे उस पे हो रहे हैं। हम चाहते हैं मेरी पाकिस्तान से, सर आप गुरुद्वारों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कब्रिस्तानों पे कब्जे हो रहे हैं मुल्क में। ये तो बड़ा दिलचस्प मुल्क है, हमारा मुल्क है, लेकिन यहाँ पे तो लोग कब्रों को नहीं छोड़ रहे। तो गुरुद्वारे और मंदिर काफी हैं। ये एबटाबाद में एक बहुत प्यारा गुरुद्वारा, और साथ ही आप देखें इंटरफेथ हार्मनी की, आप देख लें कि एक ही साथ मंदिर भी है, एक ही साथ चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है और मस्जिद भी है। लेकिन वो गुरुद्वारा जो है उसको औने पौने दामों में दे दिया गया है और वहां पे तारुल कादरी की जो है दफ्तर बना हुआ है जी गुरुद्वारे में। डॉक्टर साहब क्या होना चाहिए सर फ्यूचर में? पहली चीज तो ये कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी ग्रास रूट लेवल से नुमाइंदगी होनी चाहिए। आज जब ये मैं इस मरतबा 3 मरतबा मेरा बिल ये रिजेक्ट क्यों हुआ? मैंने इमरान खान के पास में गया, अपनी लीडरशिप के पास गया, मैं साईं खुर्शीद शाह की सारी जो लीडरशिप थी वो एग्री थी कि रिजर्व सीट्स जो नॉन मुस्लिम है वो थ्रू इलेक्शन होनी चाहिए। मगर वहां पे मैं अकेला वहां पे खड़ा था, तारिक सी केसर मेरी एल में आया, बाकी जितने भी MNAs हमारे थे उन्होंने कहा सर ये तो चीज करनी नहीं है, अगर ये आप करेंगे डॉक्टर रमेश की शफकत के बगैर तो कोई हिंदू इलेक्ट ही नहीं हो सकता। तो ये जो चीज थी कि इसकी मोनोपोली हो जाएगी, फिर पार्टियों की खत्म हो जाएगी। भाई जो भी इलेक्ट होके आएगा कम से कम अवाम से इलेक्ट होके आएगा। जब ये चीज होगी तब जाके यहाँ पे लोगों के मसले मसाइल हल होंगे। डॉक्टर साहब यानी ये इलेक्ट, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर हुक्म पर तामील करनी होगी पार्लियामेंट को। ये मैंने अगर ना पहले भी आपको बताया था कि आपको अपनी जो सोसाइटी, अपने जो MNAs हैं, आप उनको, वो हमारे MNA नहीं है सर। मैं आप तो मान रहे हैं ना, बड़ी बात है कि जिस सिस्टम में आए हैं उस सिस्टम के कह रहे हैं ये तरीका ये कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं। हम इलेक्शन चाहते हैं। ये जो प्रोग्राम है ना सालिक साहब, इसमें हम सब मुसलमान लड़ते रहते हैं, आज मिनॉरिटी भी लड़ रही है। हम लड़ते हैं, हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के जरिए वो भी कह रहे हैं इलेक्शन। तो इलेक्शन का तरीकाकार क्या होना चाहिए? इलेक्शन उसका ये कि डिविजनल वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी जो उसका मैंने पूरा एक जब बिल पेश किया था ना, इलेक्शन कमीशन से भी कुछ राय ली थी, सब मिलके, और फिर मैंने बिल प्रेजेंट किया था कि डिविजनल वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी। आज अगर पिशावर से जो भी हमारी नॉन मुस्लिम सिटीजन है, चाहे वहां से क्रिश्चियन इलेक्ट हो, चाहे हिंदू इलेक्ट हो, चाहे सिख इलेक्ट हो, वो सारी नॉन मुस्लिम को वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट में भी रहना चाहते हैं, मगर साथ में हमारा ये अगर हो तो उससे ज्यादा एक, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे। अच्छा ये फरमाइए सर कि आपके जब तनाजे होते हैं, कोई कानूनी तनाजे होते हैं, तो उसके लिए आम अदालतों में जाते हैं आप या खसूसी अदालतें? आप आज तक तो हिंदू मैरिज एक्ट नहीं बिल बना। अभी तो मैंने हिंदू मैरिज एक्ट 69 सालों के बाद, 69 सालों के बाद तो मैंने हिंदू मैरिज एक्ट समझते हैं कि आपके लिए अलग अदालतें भी होनी चाहिए, हिंदू अदालत नहीं, लेकिन जजेस आप ही चाहते हैं कि आपके लिए अलग हो या नहीं जी, जजेस भी वही हो,
कोड हो, एक कानून बनना चाहिए। कानून हमारे लिए अगर नहीं है जी। डिस्प्यूट कहीं जैसे पे हो डॉक्टर तो साहब ने बात की हिंदू मैरिज लॉ और इसी तरह आनंद कार्य सिख जो वो हमारा बनना चाहिए। आज ये फोर्स कन्वर्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास निकाहनामा ही नहीं है या फिर वो रजिस्टर्ड ही नहीं होता है हुकूमत में। हम चाहते हैं कि हमारे सर कानून आपके जो निकाह होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते? नहीं होते हैं जी, उसका कोई कानून ही नहीं है जी, कोई कानून नहीं है। तो वो निकाह आप कहाँ रजिस्टर्ड करते हैं? आप गुरुद्वारे से या मंदिर से तो हो जाता है या चर्चेज में भी यही सूरत है? चर्चेज वालों ने भी अपना किया था सुप्रीम कोर्ट में, ये डॉक्टर साहब के साथ ही थे, तो उनका तो मेरा ख्याल उन्हें काफी उनका देखो काफी हद तक हो गया। मैंने कुछ तो चीफ जस्टिस साहब ने भी मुझे कहा कि सर अब क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी आप बताएं कि किस तरीके से आप असेंबली में बैठे हो, और इस वजह से मैंने इनकी भी नुमाइंदगी की क्रिश्चियन कम्युनिटी। और मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी में सबसे ज्यादा हेल्प जय सालिक साहब से मिली कि उनकी मैंने हेल्प ली। अच्छा ये सर फरमाइए कि निकाह के लिए तो ये है कि आपके पास कोई सरकारी दफ्तर नहीं है जहां पे जाके आप रजिस्टर कर सके, और अब आप अपनी इबादत गाहों में रजिस्टर करते हैं। तलाक के लिए क्या करते हैं? वो भी रजिस्ट्रेशन वो भी नहीं है, वो भी कोई रजिस्ट्रेशन? पहली चीज ये कि तलाक हमारे पास मजहब में तलाक नहीं है, तलाक नहीं है। अभी हिंदू मैरिज एक्ट बिल में मैंने सेपरेशन डाली, और सेपरेशन का भी एक मैंने कानून बनाया कि फैमिली कोड के थ्रू वो सेपरेशन हो सकती है। वही कानून था कि इम्प्लीमेंटेशन इधर ही फैमिली कोड में होगी, यही कोर्ट है हमारे काम आएंगी, मगर हमें कम से कम एक रूल बताया जाए, कानून बताया जाए कि किस कानून के तहत होगी। और ये कानून वक्त खत्म हो गया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा आपने ये गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज हैं, मैं उनको मिनॉरिटीज नहीं समझता, मैं वो समझता हूं कि वो भी अक्सरियत का हिस्सा है। ये सब पाकिस्तानी हैं, बस उसमें से कुछ लोगों का मजहब इस्लाम है और कुछ लोगों का बिल्कुल हट गए थे। उस 56 के बाद जो 70 जब जैसे जनरल जिया की हुकूमत आई, उस टाइम तो हमें उसी जनरल धारा से ही निकाला गया कि भाई आपका जो वोट भी होगा वो भी एक सेपरेट वोट होगा, आप अपने नुमाइंदे को जरूर इलेक्ट कर सकेंगे, आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में नहीं आएंगे। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब आए तो मुशर्रफ साहब के टाइम पे फिर माइग्रेशन रुक गई, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने हमें दोबारा जो है ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में हमें डाला। हकायक तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो बहुत सॉफ्ट थी मिनॉरिटीज के मामले में, उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और पाकिस्तान में ये बात नहीं करूंगा, क्रिसमस मनाने का जो रवायत है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने सियासी सतह पर शुरू की थी। देखिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम में आने के बाद होना यह चाहिए था कि जो हमारी रिजर्व सीट थी उस वक्त 202 थी जनरल सीट, 202 से 272 हो गई, 70 सीटें बढ़ गई। हमारी एक तो सीटें बढ़नी चाहिए थी। दूसरी चीज ये कि हमें हमारे नुमाइंदे इलेक्ट करने का हक दिया जाना चाहिए था, वो हमें हक नहीं मिला। जब अभी मैंने 2002 में भी मैं असेंबली का हिस्सा था, अभी भी मैं असेंबली का हिस्सा हूं। मैंने अभी बहुत कोशिश की, 3 मरतबा मैंने ये असेंबली के अंदर बिल डाला कि जो हमारे, क्योंकि मुझे 9 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जो से लेटर आया चीफ जस्टिस साहब का कि आप हाजिर हो जाएं। मैं तस्दुक हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस थे, मैं वहां पे पेश हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे दुख होता है कि हमारी हिंदू कम्युनिटी वफादार कम्युनिटी है और वो यहां से माइग्रेट हो रही है, क्रिश्चियन कम्युनिटी माइग्रेट हो रही है। मैं चाहता हूं कि यहां पे जो मसले मसाइल है उसका रिड्रेसल हो। मैंने कहा सर मैं वकील नहीं हूं। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आपको वकील मदद करेंगे, आप यहां पे केस। 16 हियरिंग हुई हमारी, 16 हियरिंग के अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग, हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया वहां पे। 19 जून 2014 को जजमेंट आई। जजमेंट के अंदर उन्होंने रिड्रेसल के लिए बताया कि कैसे माइनॉरिटीज, जो नॉन मुस्लिम, माइनॉरिटीज तो कहना नहीं चाहिए, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी के प्रॉब्लम क्या है, उसका हल क्या है। जब हल के ऊपर हम गए तो पहली चीज जो है वो माइंड सेट है। ठीक है डॉक्टर साहब आप रुकिएगा, मैंने सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब आप कुछ फरमा रहे थे, आपका ख्याल ये है कि माइंड सेट को बदलना चाहिए? देखिए ना, उसी वक्त जब पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, उस वक्त भी चंद वो लोग थे जिन्होंने अपनी चीजें नाजिल की और उस वक्त जो भी कम्युनिटी थी उनको काफर का लकब दिया। आज भी केपीके के अंदर सेकंड दूसरी किताब, दूसरी जमात का जो बुक है ना, उसके अंदर नॉन मुस्लिम को काफिर लिखा गया। मैं जब लेके गया सुप्रीम कोर्ट में, जब किताब जाके दिखाया, मैंने कहा सर ये चीजें हैं, हम क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये मोहब्बत के लिए मुल्क बना था, ये अमन के लिए मुल्क बना था। ये ग्रीन कलर जो है ऑल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट जो है पीस को रिप्रेजेंट करता है। मगर ये यहाँ पे थ्योरी दी जा रही है कि भाई ग्रीन मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट माइनॉरिटी को। ये ऐसा नहीं है। और उसी मेरी पॉइंट्स के ऊपर जो भी जजमेंट आई, उस जजमेंट के ऊपर आज भी केपीके के अंदर अमल दरामद वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली चीज मेरी थी करिकुलम के अंदर तब्दीली। उसके बाद था रिलीजियस प्लेसेस की प्रोटेक्शन। अब इनका हल क्या है? हमें पॉलिटिशियन को ही हल करना है, मगर पॉलिटिशियन तब हल करेंगे
जब वो इलेक्टेड नुमाइंदे असेंबली में पहुंचेंगे उनका अपना वजन होगा। ये फरमाइएगा, एक तो लफ्ज मिनॉरिटी, मेरा जाती ख्याल ये है कि उस पर पाकिस्तान में पाबंदी लगनी चाहिए। मुस्लिम पाकिस्तानी और नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी, ये इतना काफी होना चाहिए, बजाय इसके कि हम मजीद डिवाइड करें लोगों को। मेरा जाती ख्याल ये। आप ये महसूस करते हैं कि हमारे कानून में, कायदे में, आइन में मजीद तरमीम की जरूरत है पाकिस्तान में? सबसे पहले जो मैं आपकी बात कहता हूं कि तरमीमें तो बहुत जरूरत है, डेफिनेट जरूरत है, लेकिन जो फैसले यानी फैसले सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने 5 अगस्त को जो फैसला दिया है 2015 में, उस पर अमल दरामद 1 साल हो गया है। यानी उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटी का तरीका कार जो है हम गलत कर रहे हैं, तासब बढ़ रहा है, हम इनको दूसरे दर्जे के शहरी समझ रहे हैं। ये फुल बेंच का फैसला है 5 अगस्त का, उस पर 1 साल हो गया, पार्लियामेंट ने अभी तक अमल दरामद नहीं किया। आप बताएं कि, और दूसरा ये है कि ये जो सारा फिरका वारियत की, आपने आज तक हमारे मुल्क में कोई नेशनल सेंटर मौजूद ही नहीं है, सिरे से ही नहीं। यानी अमेरिकन सेंटर मौजूद है, ब्रिटिश सेंटर मौजूद है। यानी आपको पता है 28 सेंटर हुआ करते थे, और यानी आपको पता है पाकिस्तान में 28 सेंटर थे, अल्फला में बिल्डिंग में भी होता, यहाँ पर भी बिल। जब आपका नेशनल सेंटर है तो हमें नेशनल स्पिरिट ही नहीं हमें पैदा हो रही, माइंडसेट जो है वो कैसे चेंज होगा? यानी माइंडसेट के लिए कुछ, यानी देखिए ना, अभी तक यानी हम नेशनलिस्ट ही नहीं बन सके। हम जात पात नस्ल रंग, अब माइनॉरिटी के लफ्ज को देखिए, माइनॉरिटी का लफ्ज को बैड नहीं है दुनिया में, माइनॉरिटी का लफ्ज यूएनओ में यूज हो रहा है। माइनॉरिटी मींस के कम तादाद के लोग जो है उनको। लेकिन सर ये जो यहाँ पे माइनॉरिटी जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन में इस्तेमाल होता है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरी बात, ये डिवीजन सिर्फ यहाँ तक नहीं है, जो मुसलमान है उसके आगे पर डिवीजन है। माइंडसेट तो देखिए, वो सुन्नी मुसलमान है, माइंडसेट वो देखिए वो बरेलवी मुसलमान है। डिवीजन है ना सोसाइटी। माइंडसेट को सर 1956 का जब आइन बना उसमें माइनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं था। 1962 का आइन बना उसमें माइनॉरिटी का नुमाइंदा कोई, 1973 का जो आइन बना उसमें माइनॉरिटी का, 18वीं तरमीम जो ही है उसमें माइनॉरिटी का नुमाइंदा कोई नहीं था। अब जब माइनॉरिटी के नुमाइंदे को शामिल ही नहीं किया, मैं इन्हें दाद देता हूं इस वक्त कि ये असेंबली में रह के जिस सिस्टम के तहत यहां आए हैं उस सिस्टम की ये अलोन अकेले मुखालफत कर रहे हैं। और मैं समझा कोर्ट्स भी जा रहे हैं, अदालतों में भी जाके ये मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि ये मुहिब्बे वतन होने का मैं ये समझता हूं कि ये जदोजहद कर रहे हैं। हालांकि ये साहब थे, जब इस्लामी नजराती काउंसिल में मेरे इन चीजों के ऊपर बहस हुआ, उसने कहा कि बिल्कुल नहीं। यही तारुल अशरफी साहब थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। सर एक वक्त था पाकिस्तान में चंद साल पहले तक के क्रिश्चियंस कम्युनिटी पे बहुत हमले होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात ये हुई है कि ये हमले रुक गए हैं, तो अब हार्मनी डेवलप हो रही है। और उसमें मेरा ख्याल ये है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का ज्यादा अमल दखल है कि आप लोगों ने बहुत सारे मामलात में बहुत हार्मनी क्रिएट की सोसाइटी के अंदर। आप ये महसूस करते हैं कि आने वाला वक्त जो है एक अच्छी सोसाइटी का वक्त होगा पाकिस्तान का, जिसमें सारे मजहब के लोग इकट्ठे रह सकें? जी, खुदा हमने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसे होगा। मैं पहली बात तो ये कह दूं कि ये जो तरीकाकार है जो यानी क्रिश्चियन शादीशुदा खातून और शादीशुदा यानी मर्द दोनों जाएं और जाके पहले वो इस्लाम कबूल कर लें और 5 मिनट के बाद उनका निकाह हो जाएगा और फिर उसके बाद वो जाके थाने में इतला दे देंगे। यानी ये क्रिश्चियंस के साथ भी ये हो रहा है। और फिर उसके बाद वो जो सारा इंतजामिया होती है वो कहते हैं कि जी क्योंकि अब ये मुसलमान हो गए तो जनाब आप हाथ नहीं लगा सकते। मतलब ये है पहली बात है कि मैं इनके साथ ये हमारी कम्युनिटी के जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो आप कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं? बड़ी शिकायत होती है। कोई शिकायत किस जगह पे होती है? शिकायत वही होती है कि भाई मतलब कि जनाब अभी पुलिस के पास जाते हैं, अदालत के पास जाते हैं। इसका लॉ ये है कि अगर निकाह के ऊपर निकाह कोई भी निकाह हो, अगर क्रिश्चियन निकाह के ऊपर मुस्लिम निकाह होगा तो निकाह के ऊपर निकाह जो है कोर्ट उसे 7 साल सजा देता है, लेकिन जाने तक पहुंचने तक वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। इसलिए एक तो ये हो गया। दूसरा ये है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी 67 एज है, मैं 4 दफा कौमी असेंबली का मेंबर बना, इलेक्टेड, सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप, पूरे आपको पता है मैं 5 दफा इलेक्ट हुआ, 2 दफा लाहौर से काउंसिलर हुआ और नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हूं ऑफिशियली। मैं एक बात आपको कि जब तक आप अपने स्टाइल को जो है ना, स्टाइल ये
पॉलिटिकल स्टाइल चेंज करें। ये जो मतलब है कि यानी ये जो माइनॉरिटी को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ वो समझते हैं माइनॉरिटी हमारा यानी कायदे का ये असूल जो है इसकी तरफ आए कि अकलियतों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती, इस तरफ तो गौर ही नहीं करे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाए ना, जब उसमें सालिक साहब तो पाकिस्तान के शुरू के जो 30 साल थे उसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ओहदों पे माइनॉरिटीज के लोग या लोग, ये देखिए बहुत लोग थे, मेरे पास इनकी बड़ी फहरिस्त है। अगर पाकिस्तान में आप फौज को ले लें, पाकिस्तान में आप एयरफोर्स को ले लें, आप पाकिस्तान में नेवी को ले लें, आप गेम स्पोर्ट्स को ले लें, आप अदलिया को ले लें, आप पॉलिटिक्स में ले लें, आप कैबिनेट मिनिस्टर्स को ले लें, हर जगह पे आपको लोग नजर आते हैं, इवन फिल्मों में हर जगह। उसके बाद लेकिन अब ये कम होते चले जा रहे हैं, कम क्यों होते चले जा रहे हैं? आपने सर जफरुल्लाह खान कौन थे यानी जिन्होंने जाके मतलब यानी ह्यूमन राइट के चार्टर पे सिग्नेचर किए, माइनॉरिटी राइट्स किन्होंने दिए? सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान जो आज उनके जो राइट्स हैं, देखिए मंडल साहब जो हैं वो वजीर कानून, पाकिस्तान के शुरू के वजीर कानून और तवील अरसा तक वजीर कानून रहे, हुकूमतें बदलती रही लेकिन वो वजीर कानून बात ये कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को यानी इनको यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अगर ये अपने अंदर कुछ पैदा करें ब्रेन, क्योंकि वो समझते नहीं माइनॉरिटी को देखे ना, डॉक्टर साहब रो रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर भी उसके बावजूद। सरदार साहब ये फरमाइएगा सर, मैं आपके ऊपर सरदार साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल डिपार्टमेंट्स भी हैं और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी हैं, इन डिपार्टमेंट्स में सिख कम्युनिटी नजर आती है कहीं ना कहीं, मसलन कोई डिप्टी कमिश्नर बन गया हो, कोई एसएसपी बन गया हो, फौज में कर्नल बन गया हो, ब्रिगेडियर बन गया हो। जी बिल्कुल, फौज में मेजर हरचरण सिंह आजकल मेजर हैं, वो तो एजुकेशन पे है, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी का रुकावट नहीं रुकावट नहीं है, लेकिन सीट्स नहीं है हमारी। डॉक्टर साहब बैठे हैं, ज्यादा इनको पता होगा, वही कोटे का सिस्टम है, हमें डिवाइड कर दिया है क्रिश्चियन, हिंदू और सिख, इनका एक ही वो एक सीट होती है, उसपे जो जिसका ज्यादा हक बना, एक नंबर भी जिसका ज्यादा होगा वही उसी सीट पे जाएगा। होना ये चाहिए था कि हर एक, अगर वो मेडिकल है, अगर वो इंजीनियरिंग है, तो उसमें हमारी अपनी अपनी सीटें होनी चाहिए। जैसा कि मैं जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर केबलायाज, मैं उनको खैराज तहसीन पेश करता हूं कि पेशावर यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस वक्त 100 सीटें रिजर्व कर दी हैं ये जितनी भी कम्युनिटी है इनके लिए, अक़लियतों के लिए। तो आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जी है अक़लियतों के लिए सीट्स होनी चाहिए जी, और मौका मिलना चाहिए ताकि वो अगर शख्स अगर फर्ज करे किसी एक फील्ड में आया तो टॉप तक जा सके। इंशाअल्लाह राना भगवान दास थे, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उस लेवल तक जा सकते हैं। सीसल चौधरी थे, बहुत सारे लोग थे सर पाकिस्तान के अंदर जो। ब्रेक के बाद सर वापस आता, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जी साल साहब आप कुछ फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए यानी ये 18वीं तरमीम में पहले ये था 1973 में कि कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, अब ये कि 18वीं तरमीम में कोई वजीर आजम नहीं बन सकता। तो आप डेवलप यानी आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो यानी इससे तासुब बढ़ रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि तमाम अपॉर्चुनिटीज तमाम पाकिस्तानियों को, हाँ यानी कौमी और सूबाई असेंबलियों में बजरिया इंतखाब के जरिए नुमाइंदे लाएं। और डॉक्टर साहब ने की फाइट को हम यानी खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने बड़ी फाइट की है, और अगर नहीं कर सकेंगे हम फिर ये कि हम सड़कों पे आएंगे, और यानी आपने कल देखा हम लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जेलें भरो, मूवमेंट भी चल सकती है। लेकिन बेहतर यह है कि माइनॉरिटी राइट्स को, उसमें साल से मेरी रिक्वेस्ट यह है कि पहले ही लोग वो सड़कों पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान की दस्तूर साल असम्बली का पहला इजलास हुआ था और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानियों से पहली मरतबा मुखातिब हुए थे। वो तकरीर इस वक्त मेरे सामने है जो कायदे आज़म ने 11 अगस्त 1947 को की थी। इसके बहुत से हिस्से मुख्तलिफ किताबों में दर्ज है, मुख्तलिफ जगहों पर इनका हवाला दिया जाता है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये वो चीज़ है जिससे ये साबित होता है कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान क्या था, वो किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को फरमाया, अब आप आजाद हैं, इस मुमलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में जाएं, आपका किसी मजहब, जात पात या अकीदे से ताल्लुक हो, कारोबार मुमलकत का इससे कोई वास्ता नहीं। ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का तस्वुर पाकिस्तान था, लेकिन बदकिस्मती से यह तस्वुर पाकिस्तान कहीं खो गया है। हम आज के दिन
कोशिश करेंगे कि इस तस्वर को दोबारा तलाश करके कौम के सामने रखें और कौम को ये बताएं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तानियों को तकसीम नहीं करते थे। उनकी नज़र में नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी भी उतना ही अहम था जितना मुसलमान पाकिस्तानी था। और ये वो नुक्ता है जो हम आज के दिन आपके सामने रखना चाहते हैं। 15 अगस्त है, पाकिस्तान को बने हुए आप समझे कि एक दिन गुजर चुका है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क्या सोच थी माइनॉरिटीज के बारे में हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ भी हैं, कौमी असम्बली के रुकन भी हैं। सरदार चरणजीत सिंह हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के बानी मेंबर हैं और सिख कम्युनिटी के साथ इनका ताल्लुक है। जे सालक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, अवामी मसीहा पार्टी के साबिक वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इनका ताल्लुक रहा। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, हकीकत तो ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो 23% नॉन मुस्लिम्स इस मुल्क में रहते थे, मिनॉरिटीज के जो लोग थे उनकी तादाद 23% थी। आज वो कम होती होती 5% पे आ गई। ये लोग कहाँ चले गए हैं और ये पाकिस्तान को क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, पहली चीज ये कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ और एक इंडिपेंडेंट एक मुल्क बना, उस वक्त 23% नॉन मुस्लिम सिटीजन से यहाँ पे पाकिस्तान में, और 11 अगस्त की जो पहली जो असेंबली थी जिसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो खिताब जो किया था, उसने जरूरी समझा, क्योंकि उसने जरूरी ये समझा कि ये जो खिता है, जो जोग्राफिकल पोजीशन थी पाकिस्तान की, उस वक्त सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी, पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी, पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा थी, केपीके में ज्यादा थी, बलूचिस्तान में हिंदू कम्युनिटी। उन्होंने महसूस किया कि ये जो इलाका है जोग्राफिकली उस वक्त कि भाई यहाँ पे मैं ऐसी स्टेटमेंट दूं जो एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे जरूर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, मगर ये जो पाकिस्तान है यहाँ पे जितनी भी कौमें रहती हैं ये एक अमन के लिए मुल्क ये बना है। सब पाकिस्तानी है, ये सारे पाकिस्तानी है, ये इक्वल सिटीजन है, ये अपने मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में उसी तरीके से जा सकते हैं, बेसिक राइट सबके एक होंगे। और यही वजह थी, उनका एतमाद इतना था स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर। आपने देखा कि जोगिंदर नाथ उसको उसने कहां तक पहुंचाया। पाकिस्तान के पहले वजीर कानून, पाकिस्तान की पहली असेंबली के स्पीकर, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, वो कश्मीर जो उस वक्त भी डिस्प्यूट, उसके भी चेयरमैन उन्होंने उसको बनाया। आप इवन कराची के अंदर, जब कराची कैपिटल था तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रहने के लिए भी मेहता पैलेस जो था वो भी हिंदू प्रॉपर्टी थी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वहां पे उनको रहा है। मतलब एक इतना मोहब्बत वाला था, मगर शुरू से ही ये जो है ना। अब ये फरमाइए आप कितने परसेंट मिनॉरिटीज कितने इस वक्त 5% है और 5% के अंदर 23% से 5% पे आ गए, 5% पे आ गए हैं। और 5% ये 69 ईयर्स के अंदर जो हमारी पॉलिसीज जो चली, और स्पेशली 70s के बाद, क्योंकि उसी वक्त भी चौधरी मोहम्मद अली ने, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त भी इनकी बातों के ऊपर जमायत इस्लामी की तरफ से वो स्टेटमेंटें आना शुरू हो गई थी कि ये इस्लाम के नाम पे बना है। और उसी वक्त भी जो है ना, इसी 11 अगस्त को की स्पीच को ऐसा नहीं बनाया गया। और इवन आज भी 11 अगस्त की स्पीच को नई नेशनल असेंबली का ऐसा बनाया, नहीं हमने करिकुलम का ऐसा बनाया जो थीम। और जो देखिए ये जो स्पीच है, देखिए कायद-ए-आज़म की जो स्पीच है वो मेरे पास भी है और अल्फाज बड़े वाज़ेह और बड़े खूबसूरत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उसका एक जो हिस्सा है मैं आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि अब आप आजाद हैं। ये 11 अगस्त 1947 को कहा उन्होंने कि अब आप आजाद हैं, इस मुमलकत पाकिस्तान में आप आजाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में, आपका किसी मजहब, जात पात या अकीदे से ताल्लुक होगा, कारोबार ममलकत का इससे कोई वास्ता नहीं होगा। कितने क्लियर लाइन। ये 11 अगस्त की जो स्पीच थी, आपको मैं बताऊं, डॉन उस वक्त एक न्यूज़पेपर आती थी, डॉन न्यूज़पेपर, उन्होंने 12-13 को नहीं आई, 15 तारीख को जब रिलीज हुई, वो डॉन की आज तक हिस्ट्री में वो स्पीच पड़ी हुई है। और नेशनल असेंबली की जो है वहां से भी मैंने ये स्पीच देखा, वहां पे भी ये स्पीच, बाकी उन्होंने काफी जगह पे उस स्पीच को कोट भी नहीं किया। जे साहब ये फरमाइएगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की क्या सूरत हाल है, कितने क्रिश्चियंस है इस वक्त पाकिस्तान में और आप क्या पाकिस्तान में सेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? देखिए, जहाँ तक हमारे पास यानी अदाद शुमार थे, जब हमारे वोट जो अभी पिछले दिनों में जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें यानी उसमें 4 नशिस्तें जो थी वो हिंदू कम्युनिटी को दी गई थी, 4 नशिस्तें जो थी वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को दी गई थी।
उस नेक्स्ट फिर MNA बन सकते हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे माइनॉरिटी के वो इलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए मैं भी इलेक्शन के बगैर में आ सकता। मैं 3 दफा कौमी असेंबली से इलेक्ट, आपने पहले लफ्ज कहा कि मैं पीपल्स पार्टी, मैंने पीपल्स पार्टी को हरा के मैंने लास्ट 77,000 वोटों से लास्ट जब मैं मिनिस्टर बना, मैंने उस वक्त पीपल्स पार्टी को 77,000, मैंने किसी पार्टी को 40 साल से इंडिपेंडेंट हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी सरदार साहब ये फरमाइएगा कि इस मुल्क को नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या करना चाहिए? इस मुल्क को नॉन मुस्लिम के लिए क्या करना चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, जो राइट्स है, अभी आपने खुद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो 11 अगस्त का जो खुतबा है, वो खिताब है, वो पाकिस्तान में आप आजाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में जाएं, आपका किसी मजहब, जात पात या अकीदे से ताल्लुक होगा, कारोबार ममलकत का इससे कोई वास्ता नहीं होगा, कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये वो खिताब तक तो ये बात ठीक है, लेकिन बज़ाहिर आज हमें नजर नहीं आ रहा है। हम परेशान हैं, जो गुरुद्वारे हैं, जो मंदिर हैं, उस पे हमें जाने के लिए भी काफ़ी जिद्दोजहद करना पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए। हम वही पाकिस्तान चाहते हैं कि जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 11 अगस्त को कहा था, लेकिन आज हमें वो चीज़ मिल नहीं रही। हम चाहते हैं कि अगर हम सही बिलवतन पाकिस्तानी हैं तो हमें फिर एक प्लेटफॉर्म पे होना होगा, और ये तब ही मुमकिन है कि अगर एक सिख जो ग्रंथी है वो अपने गुरुद्वारे में सबका इक्वल राइट्स जो है वो उसके बारे में कहे, और एक मौलवी है वो मंदिर में मस्जिद में कहे, और एक पंडित है वो इसी तरीके से, जब हम आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की नसाब की, हमें ज्यादा दर्द जो दे रहा है वो नसाब ही दे रहा है। ठीक है, सही जी। जो तालीमी निसाब है, और इस पे अच्छा ये बताइएगा, जो सरकारी स्कूल है, कॉलेजेस है, उसके अंदर आपके मजहब, सिख मजहब के बारे में या हिंदू मजहब, उसकी तालीमात के लिए कोई गुंजाइश है? अगर बाकी में नहीं है होना तो ये चाहिए था कि जो कौमी हीरोज हैं उनके बारे में तो होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो हम ये कहते हैं। अब आप बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपको पता है शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह, जिसके दौरे हुकूमत में जो दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक वक्त का बादशाह था, उसको जरूरत क्या थी कि वो चोरी करता? आज के जो नसाब में उसको ऐसे अल्फाजों से लिया गया है कि जी वो चोर थे, जब वो यहां से गए उसने हीरे जवाहरात लेके गए, तोड़ फोड़ किए। तो ऐसी बातों से जब एक उस्ताद और ज्यादा से ज्यादा जो कराकुरम में फिर तब्दीली के बारे में एक बच्चा, मैंने खुद मैट्रिक तक इस्लामियात पढ़ी है, अरबी पढ़ी है, लेकिन आज हमारे बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं जाना चाहते। वजह यह है कि वो कहते हैं कि हमें उस्ताद भी फिर उसी नजरिए से देखते हैं जो वो पढ़ाते हैं। ओके, आप ये महसूस करते हैं कि स्कूलों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है और ये खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल, हर पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझना चाहिए, उसे मुसलमान या गैर मुस्लिम पाकिस्तानी में तकसीम नहीं करना चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, छोटे ब्रेक के बाद आप साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो मुख्तलिफ खबरें चल रही थी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी की तरफ से कि जबरदस्ती हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है, बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, उनका जबरदस्ती निकाह पढ़ा दिया जाता है, या आइली कवानीन जो है नॉन मुस्लिम्स के उसमें इंटरफेयर की जाती है, क्या ये बात दुरुस्त है? पहली चीज ये कि हमारा बेसिक राइट है कि हम अपनी बेसिक जो हमारी जो रिलीजियस एजुकेशन है हम पढ़ें, और हमें इवन एथिक्स भी जो है ना वो भी पढ़ाया नहीं जाता। हमें उसके लिए इस्लामियात पढ़ना पड़ता है कि भाई हमारे पास टीचर नहीं है। एक तो हमें बेसिक रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिलती। दूसरी चीज ये कि काफी हमारी जो कम्युनिटी है वो गुर्बत में जो गुजारती है, वहां पे उसको फोर्सफुली कैसे होता है, पहले उसको अगवा करते हैं, अगवा करके और उसके बाद कहते हैं कि ये कन्वर्ट हो गई। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा खवातीन 99% खवातीन, 1% जो है। और ये 2, 3, 4 लोग ऐसे हैं, 3, 4 लोग सिंध के अंदर है। मेन जो ये प्रॉब्लम है वो सिंध के अंदर है, कोट की साइड पे, रेड की साइड पे, कराची में, मतलब 3-4 ऐसे लोग हैं जिनका काम ही ये है, जमसाबाद में, जिसका काम ये है कि वो कहते हैं कि आज हमने इतने लोग, आज हमने, मतलब कंपटीशन चल रही है कि हमने इतने लोगों को जो है कन्वर्ट मुसलमान बना। तो और जब बात आती है तो आके ओपनली कह देते हैं कि इस्लाम में जबर नहीं है। भाई इस्लाम मुझे पता है कि प्रीच से बड़ा है, हिंदू इज बॉर्न हिंदू, ठीक है, आप हमारे पास कोई जो है वो तब्दीली नहीं है, मगर आपको अगर इतना यकीन है, अगर आज कोई कन्वर्ट होना चाहता है, इस्लाम की तालीम लेता है, तालीम लेने के बाद दुनिया के दरवाजे खुले हैं, इस्लाम के दरवाजे से 1400 साल से खुले हैं, जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है, उसको बंद करके रख जाए
آج کا بھی میں مثال دوں, ایک شادی شدہ لڑکی ہے, لڑکا ہے, ہمارا دونوں یہ کنڈری سائیڈ پہ رہتے ہیں نبیسر میں, وہ دونوں ایک کولی ہیں, کچھی کولی, دونوں کہاں گئے کہاں نہیں گئے. میں نے مفتی نعیم کو فون کیا, بنوریا ٹائم والے کو, اس نے کہا سر میرے پاس جو آتا ہے وہ میں نے اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں, میں روانہ کر دیتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا, ابھی مجھے وہ جواب نہیں دے رہے. بھائی وہ دونوں شادی شدہ ہیں, آپ کیسے اس طریقے سے کہہ رہے ہو؟ ہب چوکی سے ایک ہوا, مطلب ایسے بہت سارے. لیکن سر اگر فرض کریں کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ بالکل نہیں ہے سر, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب فورس کنورژن ہوتی ہے تو پھر اس پہ درد ہوتا ہے. جی ہمیں سکھ کمیونٹی میں بھی ہو رہی ہے. جی تو ایسا بات پتہ ہے کیا, تب ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دینا ڈر جاتے ہیں. جب ایسی بات آتی ہے, یہی مولانا شیرانی ہاتھ سے جو ہمارے پاس ووٹ جو رجسٹرڈ ووٹ تھے وہ اس وقت 7.5 لاکھ روپے کا, 7.5 لاکھ ووٹ تھے اور 7 لاکھ تھے. یعنی یہ جو اعداد و شمار ہم نے کیونکہ لسٹیں خریدی تھی اس لیے ہمیں یہ پتا ہے. باقی جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے وہ تو میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے, لیکن اس کے بعد یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تقریباً 4% لوگ یعنی 4 گنا ووٹ نہیں بھی بنے تھے, اس لحاظ سے میں سمجھتا. اور ایک نشست جو تھی یعنی سکھ کمیونٹی. لیکن سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ کرسچن کمیونٹی بہت سٹرانگ ہے پاکستان میں اور ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ جہاں تک جانا چاہیں جا سکتے ہیں پاکستان میں, سیف بھی سمجھا جاتا ہے, چرچز بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے فار کرسچنز؟ دیکھیں بات یہ کہ وہ کرسچنز جو ہیں وہ اپنے رائٹس جو ہیں وہ مطلب کہ کھل کے ڈیمانڈز کرتے ہیں, ایجیٹیشن کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا میں 7 دفعہ جیل جا چکا ہوں, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے کوئی بیک تو نہیں, کوئی انٹرنیشنل تو نہیں بیک میری کوئی. آپ جا کے میرا جہاں پر آپ ساری زندگی مجھے آپ دیکھتے رہے ہیں. تو بات یہ کہ میں 7 دفعہ جیل جا چکا ہوں, ہاتھ کڑیاں الٹی مارشل لا کے خلاف لگوا چکا. لیکن سر وہ پولیٹیکل وجوہات تھے نا, وہ سیاسی وجوہات تھے, اس کا آپ کے مذہب کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں, مذہب کے حوالے سے نہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں, ہم یعنی ہم جدوجہد کرنے میں تو جدوجہد کرنے میں اس لیے جا سکتے ہیں کہ ہم اپنے یہ ملک کو مالک سمجھتا ہوں. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا, میں اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھا ہوں کہ میں اس ملک کا مالک ہوں. یہ جو ہم نے جو پاکستان مل کر بنایا یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ یعنی ہمیں کوئی. سالک صاحب پاکستان ہر پاکستانی کا ہے, بالکل, وہ کرسچن ہے, وہ ہندو ہے, وہ سکھ ہے یا وہ مسلمان ہے. اگر اس کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, اگر وہ اس ملک کا شہری ہے تو یہ پاکستان اس کا ہے, ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں. سردار سے یہ فرمائیے گا کہ ہندو کمیونٹی کے ظاہر ہے وہ بھی کو بہت اعتراضات ہیں اور کچھ انسیکیورٹیز بھی ہیں, اسی طرح کرسچن کمیونٹی کی بھی ہیں. یہ سردار جو سکھ ہیں ان کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ چودھری صاحب سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا آپ کا. سکھ کمیونٹی کی زیادہ تعداد جو ہے وہ سن 47 سے پہلے کی, ہم لوگ جتنے بھی سکھ کمیونٹی پاکستان میں ہے وہ مائگریٹ نہیں ہے. یہ 3 جو بڑے ایجنسی تھی, اورکزئی ایجنسی, قرم ایجنسی اور خیبر ایجنسی, ان میں یہ لوگ پہلے سے تھے. لیکن اگر سیکورٹی ایشو پہ دیکھا جائے تو 2015 کا سال خاص کر پشاور میں, کیونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے, KPK سے ہے, تو ہمارے لیے اچھا نہیں رہا. اب یہ کہا سکھ صرف پشاور میں رہ گئے ہیں؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. اس ٹائم آپ کو بلوچستان میں بھی ملیں گے, آپ کو سندھ میں بھی ملیں گے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, سوات ویلی میں بھی ملیں گے. لیکن صورتحال کو دیکھ لے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ سکھ مائگریٹ ہو گئے, میں اس بات کو بھی نہیں مانتا ہوں. ٹوٹل سکھ کتنے اس وقت پاکستان؟ 16,000 سے لے کے 20,000 کے قریب. جب پاکستان بنا تھا تو کتنے تھے؟ بہت زیادہ تھے اس ٹائم تو پورا پشاور آپ دیکھ لیں, پنجاب دیکھ لیں, ہر جگہ پہ سکھ لوگ تھے. اچھا, وہ مائگریشن جو تھی, ایک تو آزادی کے فوراً بعد مائگریشن ہوئی یہاں سے, پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے بہت سکھ کمیونٹی انڈیا چلے گئی. اسی طرح وہاں سے مسلمان یہاں پہ تشریف لے آئے, پاکستان آ گئے. سر اس کے بعد 1947 کے بعد 1960 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں کتنے % سکھ باہر گئے, پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے پاکستان سے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو پہلے سن 47 میں رہ گئے نا, وہ لوگ کوئی بھی آج تک نہیں کیا. جو یہ 3 جو بڑی ایجنسیاں ہیں, قرم ایجنسی, خیبر ایجنسی, اور یہ اسی میں یہ لوگ رہ کے گئے ہیں اور نہیں گئے, اور آج بھی وہ ادھر ہی ہیں, کئی بھی نہیں گئے ہیں. آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گردوارے سیف ہیں اور آپ کی کمیونٹی اس وقت سیف ہے؟
कामयाबी के आगे बढ़ने के गुरुद्वारे की मौके तो बहुत हैं। गुरुद्वारे को अगर हम कह दें बात तो माशाल्लाह सेफ इसलिए है कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनी हुई है वो पूरा केयर उसका कर रही है, गुरुद्वारों का ख्याल रख रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का है तो वो तो जाहिर बात है कि हमें इतराज़ात भी हैं उस पे, इस इशू पे, क्योंकि आज देख लें 2015 में 8 से लेके 10 सिखों को टारगेट किया गया है, टारगेट किलिंग में मार दिया गया है, वो सब कारोबार से वाबस्ता थे। आपका तो एक एमपीए जो है वो नहीं उससे पहले जी काफी लोग हुए हैं हमारे सिख लोग जो ताजिर हैं, हमारे ज्यादातर लोग जो हैं वो कारोबारी लोग हैं, कारोबार से वाबस्ता हैं, अपनी अपनी शॉप्स में अपनी अपनी दुकानों में उसको टारगेट करके मार दिए गए। अच्छा ये फरमाइएगा सरदार साहब के फ्यूचर में आप ये समझे 10 साल बाद पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं आप उनको किस लेवल पे देखते हैं? आप महसूस करते हैं कि उनकी तादाद में इजाफा होगा या उनकी तादाद कम हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेहतर हो जाएंगी या अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, क्या महसूस करते हैं? उम्मीद तो मेरी ये है कि इंशाल्लाह ज्यादा होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारी धरती माँ है और बहसियत एक सिख मैं पाकिस्तान की धरती पे इसलिए भी फख्र करता हूँ कि गुरु नानक साहब की जय पैदाइश जो कि ननकाना साहब पाकिस्तान में है और गुरु नानक साहब की जय वफात जो है वो भी पाकिस्तान जिला शकरगढ़ नारोवाल करतारपुर में है। तो पाकिस्तान की धरती अब इससे अंदाजा लगा लें कि सिखों के लिए और हिंदुओं के लिए वो कितनी मुकद्दस है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जो 10 साल हैं ये बढ़ेगी और कम नहीं होंगी। मेन चीज ये है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हल क्यों नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ उसके प्रॉब्लम नहीं हम हल होने की वजह हम खुद है। वो कैसे कि जो सिस्टम दिया गया, एक तो ये कि माइग्रेशन का मैं आपको सिस्टम क्लियर बताऊं कि 47 में जो स्पीच आने के बाद काफी लोग यहाँ पे रह गए, 56 के बाद जो है वो माइग्रेशन शुरू हो गई थी। 56 के बाद क्यों वजह 56 के बाद जो माहौल दिया गया वो माहौल ये दिया गया कि पाकिस्तान मतलब 11 अगस्त की जो कायदे-ए-आज़म की जो स्पिरिट और विजन था उससे